गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी आज आप लोग सिविक्स जो किताब है इसमें आप लोग सेकंड बुक के बारे में इसका परिचय जानें, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट किताब जो जिसमें भारतीय संविधान आपको पढ़ना था उसमें संविधान की किस तरीके से उत्पत्ति होती है, संविधान की किस तरीके से वर्जन होती है, उसके बारे में आपको बताया गया है। मतलब फर्स्ट चैप्टर का जिक्र किया गया है। आप लोगों को ये भी बताया गया कि दोनों किताबों में 10-10 चैप्टर का आपको पढ़ने हैं और सभी चैप्टर आपके क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है। ये जो किताब आपका है मूल एनसीईआरटी राजनीतिक सिद्धांत, ठीक, उस बुक का पहला जो चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ठीक, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। वैसे देखिए इसमें टोटल 10 चैप्टर दिए हैं, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, सामाजिक न्याय है, अधिकार है, नागरिकता है, राष्ट्रवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, शांति और विकास। इतने चैप्टर आपके हैं। तो हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर के बारे में जिक्र करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत परिचय में हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए एक फर्स्ट चैप्टर है, आप लोग थोड़ा सा किताब पे जाएंगे, अध्याय 1 लिखा गया है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। अब यहाँ पर सिद्धांत की बात आती है। दो चीजें हैं, एक सिद्धांत होता है, एक व्यवहार होता है। कहते हैं सिद्धांत की चीजें व्यवहार में एप्लीकेबल नहीं होती, और जब पूरी चीजें व्यवहार में एप्लीकेबल हो जाती हैं जो चीजें, वो बाद में क्या बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। मतलब हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखा गया है। लीजिए एक और किताब याद कीजिए। जैसे जब नई किताब आती है सामने ना, तो सबसे पहले यही लगता है, अरे लीजिए अब एक मतलब क्या करें, एक विषय और पढ़ना है, पता नहीं क्या पढ़ना है इस सिविक्स में। तो अब देखिए पहला ही लिखा गया, स्टैंस व्यक्त किया गया, लेकिन हम उन्हीं चीजों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हैं। मान लीजिए किताबों में बहुत कुछ चीजें लिखा गया है, हम सारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे, केवल हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जिनका हमारे साथ क्या है, संबंध है, जो हमसे कोरिलेट करती हैं। आगे लिखा, थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए यह कक्षा कुछ अलग होगी, जरा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 पर दिए बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़ो। अब सुकरात, सोक्रेटिस, देखिए अब हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान, मतलब जहां पर हम सिविक्स चैप्टर है, चूंकि राजनीतिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान का जो जनक है, जिसे फादर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु शिष्य किसका था, अरिस्टोटल। अरस्तु शिष्य था प्लेटो का, और प्लेटो किसका शिष्य था, सुकरात का। अब 3 पीढ़ियों की जिक्र यहां पर आ गया, लेकिन कह रहा है कि हम थोड़ा सा पेज के मतलब किताब के 10वें पेज पर जाते हैं, वहां किसके बारे में पढ़ते हैं, सुकरात के बारे में पढ़ते हैं, सोक्रेटिस के बारे में पढ़ते हैं। पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा एक चैप्टर, ठीक है, सोक्रेटिस चैप्टर का नाम ही दिया गया था। उसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा था कि सोक्रेटिस ने जो एथेनियन थे, मतलब एथेंस वासी थे, उनको किस तरीके से जगाया था, ठीक, उनको किस तरीके से उनमें रेशनल चीजों को, मतलब जो चेतना है उसको जागृत करके तार्किकता की बात की थी। तो उसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया। मतलब दूसरों के विचार किस तरीके से किसी तीसरे के विचार से नहीं मिलते, उनमें क्या विविधता है, क्या भिन्नता है, क्या विरोधाभास है, उसके बारे में एक चेतना जागृत की। यह तो सच में अलग है। अब पूछा गया सुकरात कौन है, वह सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस वाज एन एथेनियन फिलोसोफर, थिंकर, पॉलिटिशियन। आपको ढेर सारी चीजें हैं जो बताया गया, ठीक, तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय जो पहला चैप्टर है, इसमें आप लोगों को इतनी चीजें थिंक करने के लिए दी गई। ओके, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखिए मनुष्य 2 पहलुओं में अद्वितीय है, उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। बात आई कि मनुष्य
दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतरम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। मतलब जो अंदर का इमोशन आता है, फीलिंग आता है, उसको व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों को साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के उन जुड़ाव पहलुओं से होती हैं। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, सरकार सर्वश्रेष्ठ मतलब सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है, राज सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। राजनीतिक सिद्धांत में इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्न जो ऊपर दिए गए इनकी क्या करता है, जांच करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है कि किस तरीके से स्वतंत्रता स्थापित की जाए, समानता लाई जाए, कैसे न्याय दिया जाए, इसके बारे में एक विचार प्रस्तुत करता है। यह इनके और अन्य संबद्ध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर उन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। अब कह दिया गया हम पुराने चिंतकों को पढ़ते हैं, जैसे सुकरात को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं, मैकियावली को पढ़ते हैं, ठीक है, लेवियाथन को पढ़ते हैं, हाब्स को पढ़ते हैं, लॉक को पढ़ते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को हम जब पढ़ते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ चीज़ें क्या होती हैं, सीखने के लिए मिलती हैं। देखिए आगे लिखा गया कि यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन के से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाएं क्या है, सरकार है, नौकरशाही है, और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। परिमार्जन का मतलब होता है सुधार, रिफॉर्म जिसको बोलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। कि मतलब किस तरीके से हम इन चीज़ों का मूल्यांकन करें। आंकने का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना होता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि राजनीति और राजनीति सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो हम जाने राजनीति का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, फिर बात ये आती है ये सारी जो भी चीज़ें हैं आखिर इसका हम अध्ययन क्यों करें, क्यों पढ़ें, बात इस पर आती है। ओके, अब यहाँ पर जो भी है आप लोगों को देखिए, जो दो चीज़ें ध्यान रखना है, मनुष्य दो पहलुओं में अद्वितीय है। पहला क्या है, उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। ठीक, विवेक होता है और जो अपनी गतिविधियां हैं उसको किस तरीके से व्यक्त किया जाए उसकी क्या होती है, योग्यता होती है। ओके, तो इसको आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और सीखेंगे। अब देखिए राजनीति क्या है, एक प्रश्न आता है, वाद विवाद संवाद राजनीति क्या है। अब क्लास में होते तो आप लोगों को सबको बैठा दिया जाता,
वैसे आप लोगों को सबको गूगल मीट पर हम जोड़ने वाले हैं, जितने सिविक्स वाले हैं सब लोग अपना नंबर दीजिए, सबको गूगल मीट पर जोड़ते हैं। तो वहां पर एक प्रश्न रखा जाता है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। आपने देखा होगा कि राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, मतलब बारे में लोग क्या करते हैं, अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति एक प्रकार की क्या है, जनसेवा। जैसे नल लगवा देते हैं, हॉस्पिटल बनवा देते हैं, ठीक है, बगीचे गार्डन लगवा देते हैं, नालों की क्या करते हैं, सफाई करवा देते हैं, ये क्या है, जनसेवा। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं, कहते हैं हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का मतलब क्या हो गया, दांव पेच लगाया गया। और आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। जो राजनीतिक होते हैं वो क्या करते हैं, दांव पेच खेलते हैं और अपनी जो महत्वाकांक्षा है, मतलब सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा है, हमेशा उसी को प्राप्त करने में लगे होते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। कहते हैं हमसे क्या राजनीति से मतलब है, राजनीति तो किसका काम है, राजनेताओं का काम है। अगर वह राजनेताओं को दल बदल करते झूठे वायदे और बढ़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों में जोड़ तोड़ करते, निजी और सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से में हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वह राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बास की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। ठीक, स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोहभंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं और हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूं। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं हैं, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। ठीक, सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वह इस खेल में सम्मिलित होते हैं, वैसे ही वह अपने को इस खेल की जागरूकता के अनुसार ढाल लेते हैं। आया समझ में कि नहीं? जैसे ढेर सारे हीरो और हीरोइंस हैं जो किसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, हमारे पार्लियामेंट में हैं, चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, ठीक है, जो राजनीति में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। पहले तो जब खेलते रहते हैं क्रिकेट तो बुराई करते हैं राजनीति की, लेकिन जब हिस्सा ले लेते हैं तो उसी का क्या बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए? मतलब राजनीति से जैसे कहते हैं हम अपने को अलग नहीं रख सकते। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़े हुए है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। एक प्रश्न बनता है कि सिद्ध कीजिए राजनीति एक सांप की कुंडली के समान है जो हमको चारों तरफ से क्या है, घेरे हुए है, जिससे बचना क्या है, मुश्किल है। तर्क से उत्तर दीजिए,
तब आपको लिखना पड़ता है कि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक किस तरीके से राजनीतिक मतलब क्रियाकलापों से क्या है, जुड़ा है। जैसे जन्म रजिस्टर में नाम दर्ज करवाना और फिर उसके बाद क्या है, मृत्यु रजिस्टर में नाम दर्ज करवाना। इसका मतलब क्या है, ये सारे काम होते हैं ना, तो किसके लिए होते हैं, सरकार के काम है। तो सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार कहाँ से गठित होती है, राजनीति से गठित होती है, बनती है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाएं जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारें कैसे बनती हैं, अब ये सोचना है आपको, ठीक, और कैसे कार्य करती हैं, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए, आप लोगों को बोले ना समाचार पत्र प्रतिदिन आप लोग जरूर पढ़ा करिए, राजनीति का ये क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, तो हम लोग आगे की जो स्टडी है उसको कल करेंगे। आज जितना आप लोगों को पढ़ाया गया इसको पढ़ें और इस चैप्टर को अपनी बुक से मतलब क्या करें, पढ़ डालें कई बार। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।